we have discussed about important current affairs of climate change। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो कि फ्लोरा हैं और पिछले साल न्यूज में रही हैं। अगर हम इसके स्टेटस की बात करें तो दिस इज दैट वन स्पीशी विच ब्लॉसम्स आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है साइट्स। जो रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड है वो क्या होता है? A big hello to everyone and welcome to PW Only IAS. So in the previous sessions related to the current affairs of environment and ecology, we have discussed about important current affairs of climate change and moreover सबसे important segment हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया जिसमें हमने देखा कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि न्यूज में थी रिलेटेड टू फोना। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो कि फ्लोरा हैं और पिछले साल न्यूज में रही हैं एंड इस साल के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट स्पीशी व्हिच वाज इन न्यूज in the previous year and is important for prelims 2025. The primary species is नीलकुरिंजी। जब आप नीलकुरिंजी फ्लावर के बारे में सुनते हैं then the primary thing that comes to my mind is जो नीलगिरी हिल्स हैं उनका नाम इसी पर्टिकुलर स्पीशी के नाम पे रखा गया, इसी फ्लावर के नाम पे रखा गया नीलकुरिंजी। अगर हम इसके स्टेटस की बात करें तो दिस इज one species which blossoms after every 12 years। हर 12 साल में एक बार ब्लॉसम होने वाली ये स्पीशी है जिसको हम लार्जली वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी हिल्स के ऊपर जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं जिन्हें शोला ग्रासलैंड्स कहा जाता है वहां पे पाता हुआ देखते हैं। और ये एक ऐसी स्पीशी है जो कि आइडेंटिफाई की गई इन 19th सेंचुरी एंड इज सेमिलपेरस इन नेचर। अब यहां पे ये वर्ड नया है, इसका मतलब है ये एक ऐसी स्पीशी है जो कि एक बार रिप्रोड्यूस करती है बिफोर डाइंग। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सिर्फ एक बार ही रिप्रोडक्शन करती है एंड उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ऐसे बहुत सारे रेप्टाइल्स भी हैं और कुछ ऐसे फ्रॉग्स भी देखे जाते हैं जो कि सेमिलपेरस इन नेचर होते हैं। और ये जो पूरी स्पीशी है इनको रखा गया ऑन द नेम ऑफ फेमस कुंती रिवर विच फ्लोज थ्रू द केरलास साइलेंट वैली नेशनल पार्क। केरला के साइलेंट वैली नेशनल पार्क से निकलने वाली एक रिवर है कुंती रिवर, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। अगर IUCN स्टेटस की बात की जाए सो दिस स्पीशी इज वल्नरेबल इन नेचर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे रहने वाली जो ट्राइब्स हैं वो अपनी एज का पता इसके ब्लॉसम होने से लगाते हैं क्योंकि ये हर 12 साल में एक बार ही ब्लॉसम होती है तो उससे उनको एज का आइडिया होता है। एंड मोर ओवर व्हेन वी टॉक अबाउट नीलगिरी हिल्स, उन्हीं नीलगिरी हिल्स का नाम किस स्पीशी पे रखा गया? नीलकुरिंजी रिवर, नीलकुरिंजी फ्लावर के ऊपर। इसका मतलब क्या है? जैसे नीलगिरी की बात करते हैं ना तो नीलगिरी का मतलब क्या है? ब्लू माउंटेन, और इनका कलर ब्लू है। नीलकुरिंजी जो फ्लावर्स हैं दे आर ब्लू इन कलर, दैट्स व्हाई दीज माउंटेन्स आर गिवन द नेम एज नीलकुरिंजी, माउंटेन्स आर गिवन द नेम एज नीलगिरी। और उसके साथ साथ ये कहां पे मिलती हैं? भारत के अंदर अगर हम बात करें केरला के जो शोला फॉरेस्ट हैं जो कि अनामलाई हिल्स में, उसके साथ साथ वेस्टर्न घाट के अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के इन एंड अराउंड दिखाई देते हैं। शोला फॉरेस्ट, जब शोला फॉरेस्ट और शोला ग्रासलैंड की बात आती है तो ये ऐसे ग्रासलैंड्स हैं जो कि टेम्परेट रीजन में टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहलाते हैं। व्हाई इज इट सो? बिकॉज व्हेन वी सी दिस एंटायर माउंटेनियस रेंज जिसमें 1500 मीटर की हाइट के ऊपर 1500 मीटर की हाइट के ऊपर अगर कोई भी ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसे टेम्परेट ग्रासलैंड कहेंगे। अब ये जो वर्ड है शोला, ये शोला वर्ड जो है दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम तमिलियन लिटरेचर जिसका मतलब होता है एवरग्रीन, और ये डिराइव किया गया है सुलई से। और एवरग्रीन है और उसके साथ साथ हायर रीचेस में पाए जाते हैं और उन्हीं के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट फ्लावर है दैट इज नीलकुरिंजी जिसका कलर है ब्लू। IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। कहां मिलेगा? नीलगिरी हिल्स पे।
पूरा अगर हम देखें तो सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में अन्नामलाई हिल्स के आसपास इसकी प्रेजेंस दिखाई देगी। और पिछली बार जब ये लास्ट ब्लॉसम हुआ था तो वो 2006 में हुआ था, आफ्टर 12 इयर्स। एंड उसके बाद लीडिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ दैट ईयर एज द ईयर ऑफ कुरिंजी, यानी 2006 में जब ये ब्लॉसम हुआ तो उसको कुरिंजी ईयर के नाम से जाना गया, टू कमेमोरेट द स्टैंप इन फेवर ऑफ द नीलकुरिंजी रिवर, नीलकुरिंजी फ्लावर, राइट? So the second species that we are going to talk about is rosewood. रोजवुड बहुत बार न्यूज में रहता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि साइट्स की अगर हम बात करें, साइट्स एक ऐसा कन्वेंशन विच टॉक्स अबाउट कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनके ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है साइट्स। पहले ये जो रोजवुड स्पीशी है ये अपेंडिक्स 1 में थी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी स्पीशी साइट्स के अपेंडिक्स 1 में दिखाई देती है तो उसका ट्रेड कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि अगर उसमें ट्रेड किया जाएगा तो इट माइट क्रिएट द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन टू दैट पर्टिकुलर स्पीशी। बट भारत में रोजवुड की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत सारी जगहों पे मिलती है और हम चाहते थे कि हम इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन भी करें। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिमांडेड एट द ग्लोबल लेवल टू आइडेंटिफाई द एंटायर क्राइटेरिया अगेन फॉर रोजवुड एंड शिफ्ट इट टू द अनदर अपेंडिक्स, राइट? ये है इसका कॉन्टेक्स्ट। जब हम बात करते हैं द रिपोर्ट ऑन द कंजर्वेशन एंड ट्रेड ऑफ साइट्स लिस्टेड रोजवुड ट्री स्पीशी वाज पब्लिश्ड बाय साइट्स, इसलिए साइट्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की इसको लेकर, जिसने इंक्लूड किया कि एग्जिस्टिंग रोजवुड जो हैं वो उनकी लोकेशंस क्या हैं, उनका डेटा कलेक्ट किया गया एंड उसके साथ साथ उनके मैनेजमेंट प्लान्स क्या होने वाले हैं। साइट्स रेगुलेट करता है ट्रेड इन रोजवुड स्पीशीज एंड इंक्लूडिंग दोज विच इज इन द जेनरा ऑफ डेल्बेर्जिया। जो डेल्बेर्जिया है ये एक मेजर जेनरा है जिसके अंदर दो चीजें आपको दिखाई देंगी। वन इज डेल्बेर्जिया सिसु, जिसको आप शीशम के नाम से जानते हैं, एंड अनदर वन इज डेल्बेर्जिया लेटिफोलिया, जो कि आपको ईस्ट इंडियन रोजवुड के रूप में दिखाई देगा। ईस्ट इंडियन रोजवुड जो कि डेल्बेर्जिया लेटिफोलिया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बीटल एंड सीसल। इसे बीटल और सीसल के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्रीमियर टिम्बर स्पीशी है और लो एलिवेशन पे, मतलब जो मॉनसून फॉरेस्ट है, जहां पे लो एलिवेशन है, मॉनसून फॉरेस्ट है, वहां पे पाई जाती है। जबकि अगर आप शीशम की बात करेंगे तो शीशम एक ऐसी स्पीशी है जो कि हार्डी डेसिडुअस ट्री है। हार्डी डेसिडुअस ट्री जो कि हिमालयास के अंदर फुट हिल्स पे पाया जाएगा, जो कि आपको दिखाई देता है वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट तक। बात करें तो अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक का इसका एक्सटेंट हमें दिखाई देता है, दैट इज रोजवुड। ठीक है, हमें यह समझ में आया। रोजवुड के अंदर दो मेजर स्पीशीज, कौन कौन सी स्पीशीज? पहला हमने देखा डेल्बेर्जिया लेटिफेलिया, सेकंड इज डेल्बेर्जिया सिसु। सीधी सी बात है, एक तो है बीटल एंड सिसल और दूसरा है शीशम। जो बीटल एंड सिसल है वो मॉनसून फॉरेस्ट का भाग बनते हैं और जो शीशम है वो डेसिडुअस प्लांट है, हार्डी प्लांट है, एंड मोर ओवर हिमालय के फुटहिल्स पे पाया जाता है। वेस्ट में अफगानिस्तान से लेके ईस्ट में बिहार तक इसका आपको एक्सटेंट और प्रेजेंस दिखाई देगा। ठीक है, रोजवुड की बात करें, ये एक ट्रॉपिकल हार्डवुड स्पीशी है, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन भारत में अगर एशिया में देखें तो साउथ ईस्ट एशिया, उसके साथ साथ पेपुआ न्यू गिनी, ब्राजील, अफ्रीका और इंडोनेशिया के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। फेयर इनफ, सो दिस इज अबाउट रोजवुड। अब हम अगली स्पीशी पे आते हैं, दैट इज अगरवुड। अगर हम बात करते हैं इस स्पीशी की तो आपको इसका जो मेजर यूज दिखेगा, यूटिलाइजेशन दिखेगा, वो दिखेगा परफ्यूम्स में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, राइट? इसीलिए इंडिया ने सक्सेसफुली प्रिवेंट किया है द इंक्लूजन ऑफ दिस स्पीशी इन द रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड ऑफ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स के अंदर। अभी मैं बताऊंगा ये जो रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड है वो क्या होता है। रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड के अंदर आप ये देखते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी एक स्पीशी के ट्रेड को आप सस्टेनेबल मैनर में कैरी आउट कर सकें, उसका आपको एक कंप्लायंस मैकेनिज्म दिया जाता है।
मान लीजिए कोई एक स्पीशी है जिसका ट्रेड किया जाना है एंड दैट स्पीशी इज एनश्राइंड अंडर साइट्स, राइट? सो अब जब उसका ट्रेड किया जाएगा तो वो ट्रेड सस्टेनेबल होना चाहिए, और उस सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए आपको कुछ कंप्लायंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, जिनको मानना पड़ेगा। उसे ही बोला जाता है रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड, जिसमें उस कंट्री की जो स्पीशी है उसको जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो उस पे क्लोज एग्जामिनेशन किया जाता है कि वो साइट्स की रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम ट्रैक करता है प्रोग्रेस ऑफ कंट्रीज in combinations for the selected for review through the 4 stages of the significant trade review system। वो उनकी अलग अलग स्टेजेस हैं that we are hardly concerned of। fair enough। and sites के अंदर various appendix हैं, चाहे वो 1 है, 2 है या 3 है, ये आप अपने स्टैटिक भाग में डेफिनेटली पढ़ते होंगे। अगर हम अगारवुड की बात करें, दिस इज हाई वैल्यूड वुड विच इज यूज्ड इन इंसेंस, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, परफ्यूम्स में यूज होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होता है, कुछ एरोमेटिक ऑफरिंग्स देता है एंड ऐड करता है डिस्टिंक्ट नोट टू द परफ्यूम्स एंड providing medicinal benefits such as it is anti-inflammatory, it is analgesic in nature as well as it has antioxidant properties। fair enough। ये तो हमने देख लिया कि एक ऐसा ट्री है जिसकी बहुत सारी वैल्यूज हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एंड एनाल्जेसिक है, उसके साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी है, ठीक है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज होता है, परफ्यूम्स में यूज हो रहा है, ये उसके यूटिलाइजेशन हो गए। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्री आखिर है क्या? इट इज अ फ्रेग्रेंट, डार्क एंड रेजिनुअस वुड डिराइव्ड फ्रॉम द हार्टवुड ऑफ एक्विलेरिया ट्रीज। एक्विलेरिया ट्रीज जो होते हैं उनसे डिराइव किया जाने वाला ये एक रेजिनुअस वुड है, रेजिन जिसमें मिलता है, एंड one of the most cultivated species in the northeast India and across the country। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ग्रो किया जाता है लार्जली। फॉर्मेशन, अगर हम नेचुरल कंडीशंस में बात करते हैं, दिस फॉर्म्स इन द हार्टवुड ऑफ एक्विलेरिया ट्रीज, एंड व्हेन इट इज इन्फेक्टेड बाय some molds which cause the initial light colored scentless wood to become dense, dark and resin saturated। fair enough। बट इसके अंदर जो ये अगर का प्रोडक्शन है वो आर्टिफिशियली भी इंड्यूस किया जा सकता है थ्रू वेरियस प्रोसेसेस सच एज फिजिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। सो दिस इज अबाउट द साइट्स, सो जो कि अगरवुड के बारे में बात करती है। Then next species that we are going to talk about here is Madagascar's baobab trees। ये बड़ा ही न्यूज में रहे, जैसा कि आप इनकी इस समय पे तस्वीर अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इट शोज कि ये बहुत ही हाई हाइट वाले, बहुत टॉल ट्रीज हैं। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये मेडागास्कर में पाए जाते थे, बट ओशियन करंट्स की सहायता से इनके जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स होके दुनिया के बहुत सारे प्रदेशों में, दुनिया के बहुत सारे देशों में पहुंचे, जिसमें अफ्रीका एक है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि दे आर ऑल्सो डिस्पर्स थ्रू द हेल्प ऑफ ओशियन करंट्स टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज इन इंडिया, राइट। अगर हम इनके जीनस की बात करें तो दैट इज एडिनसोनिया विच कंप्राइजेस 8 डिस्टिंक्ट स्पीशीज। इसके अंदर 8 डिफरेंट स्पीशीज आती हैं, हमें इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। और डिस्टिंक्टिव टॉल डेसिडुअस ट्रीज है। उसके साथ साथ इस ट्री की खासियत यह है कि ये उस रीजन की एक कीस्टोन स्पीशी के रूप में काम करता है। क्यों कीस्टोन? बहुत सारे वहां पे जो फोना है उन सबको ये क्या देगा? शेल्टर प्रोवाइड करेगा, एंड मोर ओवर पोलिनेशन के लिए भी मदद करने वाला ये ट्री देखा जाता है। That is baobab tree। This year prelims, if we talk about this one, is going to be very important। And second, अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, जैसे कि इनकी हाइट बहुत ज्यादा है, एक्सेप्शनली लॉन्ग लाइफ स्पैन है जो कि 2000 साल तक देखा जाता है, और अभी भी ऐसा माना गया है कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो गोलकोंडा फोर्ट है वहां पे ऐसे ट्रीज देखे गए हैं। ये शेल्टर प्रोवाइड करता है बहुत सारे एनिमल्स को, एंड इन रिटर्न फॉर विच द गिल्ड ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड मोबाइल लिंक्स,
जैसे कि पॉलिनेशन और डायस्पर डिस्पर्शन, इसीलिए इसको कीस्टोन भी माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, वी हैव ओलिएंडर फ्लावर्स। ओलिएंडर फ्लावर्स एक ऐसा फ्लावर है जो कि केरला के अंदर जो टेंपल्स हैं उन टेंपल्स में क्या होता है, चढ़ता था। अभी केरला की सरकार ने बोला, बहुत सारे 2500 से ज्यादा जो टेंपल्स हैं, उन्होंने बोला कि अब ऑफरिंग में दिस ओलिएंडर फ्लावर विल नॉट बी यूज्ड। ठीक है, अब ये जो डिसीजन लिया गया वो क्यों लिया गया, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले एक 24 साल की विमेन ने इसको च्यू किया और उसकी डेथ हो गई। तो सरकार ने यह संज्ञान लिया कि हम ऐसे फ्लावर्स को ऑफरिंग्स में नहीं आने देंगे। कॉमनली इसे ओलिएंडर कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज अराली एंड कानाविरम इन केरला। ये वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो किया जाने वाला फ्लावर है, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज आती हैं। और जब इसके फ्लावर्स आप देखोगे तो उसके बहुत सारे कलर्स आपको दिखाई देंगे। इन प्रॉपर डोजेस, अगर प्रॉपर डोजेस के अंदर इसका यूज किया जाए तो ये स्ट्रेंथन करता है और स्पीड अप करता है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को। और ओलिएंडर की जो टॉक्सिसिटी है वो कोज की जाती है बाय कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इंक्लूडिंग ओलिएंड्रिन, फोलिनेरिन एंड डिजिटॉक्सजेनिन विच अफेक्ट हार्ट मसल फंक्शन। जो हार्ट की मसल के फंक्शंस हैं उनको लार्जली अफेक्ट करता है। दिस इज व्हाट द टॉक्सिसिटी ऑफ ओलिएंडर इज। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम ओलिएंडर की बात करें तो दिस इज ड्रॉट टॉलरेंट फ्लावर। बहुत ज्यादा जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, दिस फ्लावर कैन रेजिस्ट इन दो सिचुएशंस एज वेल। नेक्स्ट हियर इज द कश्मीर विलो। क्रिकेट का दौर चल रहा है, हम भी डूबे हुए हैं क्रिकेट में, तो अब कश्मीर विलो एक ऐसा विलो है जिसका इस्तेमाल आजकल क्रिकेट बैट्स में बहुत ज्यादा किया जा रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर विलो को अब क्या किया जा रहा है, इंटरनेशनल गेम्स में इसे प्रमोट भी किया जा रहा है। मेनली अगर इसकी बात करें तो भारत के कश्मीर रीजन के अंदर इसे कल्टीवेट किया जाता है। कश्मीर विलो एक डेसिडुअस ट्री है जिसकी हाइट 30 मीटर तक पहुंचती है। राइट, स्लेंडर ट्रंक्स हैं, नैरो कोनिकल कैनोपी है, 20 से 25 साल टू रीच मैच्योरिटी लगते हैं इसको। ये एक ऐसे रीजन में ग्रो करता है जहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट हो। अब देखो कश्मीर में कैसा क्लाइमेट होगा, कश्मीर में ठंडा क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है, ह्यूमिड होना चाहिए। उसके साथ साथ जहां नदियां बह रही हैं ना, उन नदियों के जो बैंक्स हैं, जो रिवर बैंक्स हैं, उनके किनारे पे हो गया। और उसके साथ साथ जहां पे सॉइल के अंदर मॉइस्चर बहुत ही एडिक्वेट है, यू विल सी द प्रेजेंस ऑफ कश्मीर विलो देयर। विलो जो डेमोन्स्ट्रेट करता है एक्सीलेंट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एफिशिएंटली कन्वर्ट। यस, इनकी एबिलिटी है कि ये सोलर एनर्जी को बहुत ही एफिशिएंटली पोटेंशियल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कहें या इसको आप कहें केमिकल एनर्जी, इसमें कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। इसका जो इवेपोट्रांसपिरेशन है, दैट इवेपोट्रांसपिरेशन रेट इज वेरी हाई एंड हाई रेट ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन है ग्रोइंग सीजन में। और ये फ्लडिंग से रेजिलिएंट है। क्यों फ्लडिंग से रेजिलिएंट है? क्योंकि ये ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो होता है जो कि मडी सॉइल हो, जहां पे वाटर लॉग्ड सिचुएशन हो, ऑक्सीजन कम भी होगी तो भी चलेगा। इसीलिए फ्लड अगर आ जाते हैं तो भी ऐसे ट्रीज रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन दिखाएगा, रेजिलिएंट टू फ्लडिंग, एफिशिएंटली एक्यूमुलेट एलिवेटेड लेवल ऑफ टॉक्सिक मेटल। देखिए पेड़ों का ये काम है, वो हमारे लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दिस इज हाउ this Kashmir willow tree is providing us with the regulating service of the ecosystem, where अगर किसी पानी के अंदर बहुत लार्ज स्केल पे कैडमियम या कोई हैवी मेटल का प्रेजेंस है तो ये उनको क्या कर देगा, एक्यूमुलेट कर लेगा।
और जो पानी आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट वुड बी कंपैरेटिवली बेटर। एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है, क्रिकेट बैट में, बास्केटरी में, फर्नीचर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन वी हैव इंडियन लॉरेल ट्री। द आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंफर्म्स दैट दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन समर्स एज क्लेम्ड बाय द कोंडा रेड्डी ट्राइब। अगर आप पापीकोंडा रीजन देखेंगे, नेशनल पार्क देखेंगे, उन रीजन्स के अंदर जो ये कोंडा रेड्डी ट्राइब है, दे से दैट समर्स के अंदर भी वाटर को स्टोर करने वाला ये ट्री है, जिसको हम इंडियन लॉरेल ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये कहा जाता है कि दिस ट्री इज हैविंग द कॉमन नेम ऑफ मट्टी इन कन्नड़ा एंड मरुथम इन तमिल। Along with that, this is a very tall tree जिसकी हाइट 30 मीटर तक जाती है और उसके साथ साथ 3 सेंटीमीटर ओवॉइड फ्रूट एंड फायर रेजिस्टेंट बाक, फायर रेजिस्टेंट बाक है। ये सदर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है इन इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम में देखा जाता है। It is the prominent part of both dry and moist deciduous region। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब आप शेषचालम का रीजन देखेंगे, जब आप पापीकोंडा का रीजन देखेंगे, ये वो रीजन्स हैं जहां पे मोइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस ट्रीज आपको दिखाई देंगे। दिस इज वन अमंग देम, इंडियन लॉरेल ट्री, which becomes the part of both dry deciduous and moist deciduous। deciduous का मतलब है एक सीजन के अंदर they will shed their leaves, right? Now, Konda Reddy tribe primarily resides along the Godavari river basin and in forested areas of east and west Godavari and Khammam district of Andhra Pradesh। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया है। देन लॉरेल ट्री के बाद वी हैव अराकू कॉफी। अभी रिसेंटली our honorable prime minister in his मन की बात have talked about this Araku coffee। अगर इसकी हम बात करें, this coffee was granted the prestigious GI tag, जो कि इसके यूनिक ओरिजिन और क्वालिटी को बताता है। इसका जो रीजन है, दिस इज कल्टिवेटेड इन द हिली एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। स्पेसिफिकली अराकू इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका ग्रोइंग है अराकू वैली में, जो कि ईस्टर्न घाट्स में मौजूद है। सो व्हाट वी कैन से इज अराकू वैली जो है, अराकू वैली जहां पे, जो कि है कहां पे, ईस्टर्न घाट्स में, और ईस्टर्न घाट्स के साथ यहां पे स्टेट आएगा आंध्र प्रदेश, जहां पे एक कॉफी का कल्टीवेशन किया जाता है और इस कॉफी को हम अराकू कॉफी के नाम से जानते हैं और जिसे रिसेंटली जीआई टैग भी दिया गया है, राइट। और अगर इसकी ग्रोइंग कंडीशंस की बात करें, इसे हॉट डेज चाहिए और कंपैरेटिवली कोल्ड नाइट्स, कंबाइंड विद जो सॉइल है उसके अंदर आयरन रिच होना चाहिए एंड जो स्लो रिपनिंग रिजल्टिंग इन कॉफी विद रिच एरोमा एंड टेस्ट। अभी क्या है, इस रीजन में जहां पे अराकू कॉफी होती है वहां पे हॉट डेज, कोल्ड नाइट्स, हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स, इनका प्रेजेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ जो इसकी स्लो रिपनिंग है, जब ये बहुत ही स्लो ग्रो करता है, उसके कारण, स्लो रिपनिंग के कारण इसका एक रिच टेस्ट डेवलप होता है कॉफी के अंदर। रिच टेस्ट डेवलप होता है किसमें, कॉफी के अंदर। एंड इन दीज रीजन्स, आंध्र प्रदेश के इस रीजन में ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू, ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू इन कॉफी को ग्रो किया जा रहा है बाय द लोकल पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहां पे वो लोकल ट्राइब कम्युनिटीज जो हैं वो यहाँ पे किसकी प्रैक्टिसेस कर रही हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर रही हैं फॉर, एंड जिसमें ऑर्गेनिक ही पेस्ट मैनेजमेंट है, सारी चीजें ग्रीन मैन्योरिंग के साथ वो इन सब चीजों को, इन सब एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो तो बहुत बढ़ जा रही हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल डिजीज जो निकल के सामने आती है, दैट इज डायबिटिक। अब एंटी डायबिटिक कोई मेडिसिन अभी हम एलोपैथी में देखें तो हमें नजर नहीं आती,
उसका हम सीधा एक ही ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि आउटसाइड से आप इंसुलिन का इंजेक्शन दे दें, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी में पेनक्रियास ग्लैंड्स ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक प्लांट मिला दैट इज गुरमार, जिसके बारे में आयुर्वेदा भी मेंशन करता है। इस प्लांट की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं और ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि इंडिजिनस है भारत का और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना में ग्रो होता है। और इसके साथ साथ इट इज अ मेडिसिनल स्लो ग्रोइंग पेरिनियल वुडी क्लाइंबर, एक वुडी क्लाइंबर के रूप में यह देखा जाता है। आयुर्वेदा में इसे मेषासरिंगा कहते हैं और गुरमार के नाम से जाना जाता है, जो कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज बैलेंस का काम करता है। ग्लूकोज बैलेंस का काम करता है बॉडी के अंदर। इसके अंदर शुगर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है एंड इट इंक्रीज इंसुलिन लेवल्स और प्रमोट करता है हमारी पेनक्रियाटिक सेल की ग्रोथ को। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पेनक्रियाटिक सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है, इंसुलिन का जो लेवल है उसे इंक्रीज करता है। इसके अंदर एक कंपाउंड है जिम्नेनिक एसिड, जो कि एक्टिव कंपाउंड है, जिसको इसकी लीव से क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, which has anti-obesity and anti-diabetic properties and it causes decrease in body weight and inhibits glucose and inhibits the glucose absorption. ठीक है सर, that is done. Now the last I guess so plant which was in news recently is something we call as Stellaria McClintocky. ये जो स्टेलेरिया मैक्लिंटोकी है, इसका नाम किस लिए रखा गया, क्योंकि देयर इज वन नोबेल लॉरिएट बारबरा मैक्लिंटोक, उनके नाम पे इस प्लांट स्पीशी को नाम दिया गया, जिन्होंने 1983 के अंदर नोबेल प्राइज हासिल किया फॉर द जंपिंग जीन्स के बारे में बताने के लिए। ये एक ऐसी स्पीशी है जो कि स्टेलेरिया जीनस को फॉलो करती है और ये बहुत ही छोटा सा हर्ब है जिसके विद सिंपल ऑपोजिट लीव्स ऑपोजिट है और स्मॉल फ्लावर्स टिपिकली विद 5 सेपल्स एंड 5 वाइट पेटल्स विच आर ऑफन डीपली डिवाइडेड और एब्सेंट, राइट। मतलब इसके बारे में इतना याद रखने की हमें जरूरत नहीं है, बस ये है कि अगर बहुत लार्ज स्केल पे ग्रेजिंग होगी या एलिफेंट्स जब किसी एरिया से चलेंगे उनके द्वारा ट्रैम्पलिंग होगी, तो दीज आर वल्नरेबल टू बी डिस्ट्रक्टेड। वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, rest what you can do is just google the image of this Stellaria McClintocky, you will be having idea कि इनकी पेटल्स कैसे हैं, उसके साथ साथ ये किस तरीके का एक छोटा सा हर्ब आपको दिखाई देता है। सो नाउ what we have seen till now is we have dealt with Neela Kurinji, then we have seen rosewood, we have talked about agarwood, राइट, एंड उसके साथ साथ हमने लॉरेल ट्री के बारे में भी बात की, है ना। वी हैव टॉक्ड अबाउट दी स्टेलर मैक्लिंटकी, फिर उसके बाद हमने देखा गुरमार के बारे में, वी हैव टॉक्ड अबाउट कश्मीर विलो। दीज आर सम स्पेसिफिक प्लांट स्पीशीज दैट यू आर nowhere going to you can say leave it, क्योंकि दिस ईयर एक क्वेश्चन भी अगर इस आधे घंटे के सेशन में से आ जाता है तो विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट with some another dimensions because now we are done with species. अब बारी आएगी नेशनल पार्क्स की, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस की, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। प्लीज डू वॉच इट. Half an hour is not a big deal for you to crack this year's prelims. Goodbye guys. Thank you.